ये है हमारा नवजात ब्रह्मांड। आने वाले दिनों में जो भी होगा, जिस भी चीज़ का वजूद होगा, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई, ऊर्जा के इस छोटे से स्रोत से। वो स्रोत जो एक परमाणु से भी छोटा है। हम आज जिस इतिहास को जानते हैं, उसकी शुरुआत बड़े ही रहस्यमय ढंग से हुई थी। हम वजह तो शायद ना जान पाएं, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हो गया। सेकंड के करोड़वें हिस्से में जो चीज़ एक परमाणु से भी छोटी थी, वो अचानक एक तारामंडल से भी बड़ी हो गई। भुस! आप जिसे देख रहे हैं वो ऊर्जा है। हम जो दिखाने जा रहे हैं उसे समझने के लिए ये बेहद अहम है। सेकंड के एक मामूली से हिस्से में बिग बैंग ने इतनी ऊर्जा पैदा कर दी जो आज तक मौजूद है। इतनी ऊर्जा जिससे हर तारा रोशन है, हर जीव को जिससे ताकत मिलती है। हम जितनी भी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं वो उस वक्त की है जब कायनात बनी थी। जब हम कार में पेट्रोल डालते हैं, तब हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं जो बिग बैंग के वक्त बनी थी। हम ब्रह्मांड की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। हमारी इस ही बीते हैं, पर इतने में ही 3,80,000 साल बीत गए। अब आप देखने वाले हैं हमारे असली पूर्वजों के जन्म को, पहले परमाणुओं को। ये है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड इसी की मदद से ही हमारे आसपास की हर चीज बनाने वाला है। हाइड्रोजन एक बेसबॉल टीम की तरह होती है। हम सोचते हैं कि हम किस खिलाड़ी को टीम में रखें। मुझे एक ब्रह्मांड बनाना है, उसकी शुरुआत हाइड्रोजन से करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गर्मी और ऊर्जा होती है और उससे कई किस्म के परमाणु बनाए जा सकते हैं। पहले परमाणु ब्रह्मांड में उड़ने लगे, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि वे बराबरी से नहीं फैले थे, क्योंकि ज्यादा परमाणुओं वाले छोटे पॉकेट्स में शुरुआती ब्रह्मांड को गढ़ने वाली ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। पहले तारामंडल बनने लगे और ब्रह्मांड के अंतहीन राज सामने आने लगे। पूरे इतिहास में जब भी किसी एक जगह पर ज्यादा ऊर्जा और तत्व जमा हुए, वहां जटिल चीजें होने लगी। पूरे ब्रह्मांड में कई ऐसे इलाके थे जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर क्रिएटिविटी, साइंस और आर्ट नजर आ रहा था, और कई नई संस्कृतियां भी बनी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगी थी। जाहिर सी बात है, जहां भी कुछ होगा वहां नई चीजें विकसित होगी ही, और जहां कुछ है ही नहीं वहां क्या विकास हो सकता है। बिग बैंग के 30 करोड़ साल बाद भी नए बन रहे तारामंडलों के अंदर ग्रेविटी लगातार गैस और धूल के बादलों को दबा रही थी, जिससे दबाव और गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जब तापमान करीब 17.25 लाख सेल्सियस के आसपास पहुंच गया, तब हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराने लगे, जिससे एक नया तत्व बना हीलियम, और उससे निकलने लगे ऊर्जा के तेज गुबार। पहले तारे का जन्म हुआ। अचानक ही वहां रोशनी की तेज चमक नजर आने लगी, जिससे निकली ऊर्जा ब्रह्मांड में मिलने लगी। पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। लेकिन इस शुरुआती ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी थी। तारे तो करोड़ों थे, पर ग्रह एक भी नहीं था। ग्रह बनाने और फिर इंसान की रचना करने के लिए अगला कदम उठाना था।
जिसकी वजह से आज तक का इतिहास बना। उसके लिए ब्रह्मांड के पास सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही थी। हर जटिल चीज, हर वो भारी चीज जिससे कुछ बनाया जा सकता है, मसलन आयन या जीवन या ऐसी दूसरी चीजें कार्बन से बनी थी, लेकिन वो असल में तारों में बनाई गई थी। हम भले ही अपने सूरज जैसे तारे को प्रकाश का स्रोत माने, पर उसके अंदर एक और बहुत बड़ी घटना हो रही थी। तारे तत्व बनाने की फैक्ट्री है। वो हाइड्रोजन को हीलियम से, हीलियम को लिथियम से मिलाकर 25 ऐसे आम तत्व बना रहे थे जो जीने के लिए जरूरी थे, जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन, लोहा और ऑक्सीजन भी शामिल थे। मतलब 1200 करोड़ साल पहले ही तारे वो तत्व बनाने लगे थे जिनसे आयरन एज शुरू हो सकता था, जिनसे शहरों के लिए इमारतें और इंसानों के बनाए कुछ बेहतरीन स्मारक बन सकते थे। लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने से पता लगता है कि शुरुआती ब्रह्मांड के सामने अगली चुनौती क्या थी। इस मूर्ति का फ्रेम तो लोहे से बना है, लेकिन इसकी खाल जिस चीज से बनी है वो इतनी भारी थी कि तारों में नहीं बन सकती थी। बात चाहे लेडी लिबर्टी की त्वचा बनाने की हो या शादी की अंगूठी के लिए सोने की या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम की, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल अलग तरह से बनाना पड़ता है। तारों के पास इस काम को अंजाम देने लायक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन जब तत्व बनाने वाली फैक्ट्री में इतना दम ना हो तो उसे उड़ा देने में क्या बुराई है। पहले तारे बनने के कुछ लाख साल बाद ही उनमें से कुछ में अचानक विस्फोट हो गया। बहम। इन विस्फोटों को सुपरनोवा कहते हैं और ये ब्रह्मांड में बिग बैंग के बाद के सबसे बड़े विस्फोट थे। उससे जो ऊर्जा निकली उसने ज्यादा तत्वों को एक दूसरे से मिलाना शुरू किया। विस्फोट के साथ वे तारे तो खत्म हो गए, लेकिन उनसे बना यूरेनियम, सोना और हमारी दुनिया में मौजूद दूसरे तत्व, जिनमें से एक तांबा भी था। पेरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स असल में ब्रह्मांड में मौजूद पिंडों की एक लाइब्रेरी है जिनसे हमारी दुनिया बनी। उनमें से ज्यादातर चीजें तो उस खास केमिस्ट्री सेट से ही निकली थी। सुपरनोवा की वजह से ही आज हमारे खून में लोहा है। उस लिहाज से हमारे शरीर के अंदर आज भी सुपरनोवा के अवशेष मौजूद है। वो हमारे शरीर में घूम रहे हैं। हम सभी स्टारडस्ट हैं। तांबा और टिन, ब्रोंजेज। सुपरनोवा के बिना ब्रोंजेज भी नहीं होता। आप दवा की किसी भी दुकान से मल्टीविटामिन्स की शीशी खरीदिए और उसमें मौजूद तत्वों को पढ़िए। आपको उसमें तांबा मिलेगा, जिंक मिलेगा, सिलेनियम मिलेगा। उसमें हर वो तत्व मिलेंगे जो सिर्फ बन सकते थे अगर सुपरनोवा हो। तारों से बने वही तत्व पृथ्वी पर जीवन के बीज बने और उनसे ही मानव इतिहास की रचना शुरू हुई। लेकिन सफर तो अभी शुरू हुआ ही था। इससे पहले कि जीव बनते, ब्रह्मांड को हमारे लिए एक घर भी तो बनाना था। सही घर बनाने के लिए हमें हर जरूरी चीज एक जगह पर जमा करनी पड़ती है। ग्रहों के बनने पर भी यही हुआ। हमारे पास जो चीजें होती है उनसे यह तय होता है कि ग्रह हमारे लिए किस तरह का घर साबित हो सकता है। हर सही चीज को बिल्कुल सही जगह पर लगाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। अगले 800 करोड़ साल में इतिहास के करीब आधे हिस्से में तत्व बनाने वाली फैक्ट्रीज लगातार अपना काम किए जा रही थी। तारों में विस्फोट हुआ और उन्होंने दोबारा जन्म लिया और हर नई पीढ़ी के पास पिछली पीढ़ी के मुकाबले ज्यादा भारी तत्व थे। फिर 460 करोड़ साल पहले इतनी सारी चीजें जमा हो गई थी कि आगे का काम शुरू किया जा सके। एक नए तारे का जन्म हुआ। ये था हमारा सूरज। ये इतना बड़ा था
कि इसने पूरे सौर मंडल की करीब 99.9% गैस और धूल समेट ली। इसके बावजूद ग्रेविटी के लिए इतना सामान बचा था कि वो दूसरी चीजें बना सके, जैसे कि ग्रह। इस तारे से बना तीसरा ग्रह बनने वाला था हमारा घर। जब करीब 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, तब तक तो तकरीबन 2/3 इतिहास खत्म हो चुका था। सूरज की पहली किरणें उस अनोखे ग्रह पर पड़ी जो बहुत तेजी से घूम रहा था और जहां 6 घंटे में दिन खत्म हो जाता था। जब हम पृथ्वी के शुरुआती दिनों की बात करते हैं, उस वक्त की जब यह बनी, तब हमें पृथ्वी को एक दूसरा ग्रह मानना पड़ता है। सूरज की किरणें यहाँ पिघले लावा पर पड़ी। हर जगह लावा ही लावा था। कुछ जगहों पर ज्वालामुखी की काली चट्टानें भी थी। पिघली चट्टानों में मौजूद तत्व इधर उधर बिखरे हुए थे। किसी को उन्हें सही क्रम में लाना था। एक बार फिर से ये काम किया ग्रेविटी ने। हल्की चीजें सतह की ओर बढ़ी और उन्होंने एक सख्त पपड़ी बना दी। भारी चीजें केंद्र की ओर गई और उन्होंने पिघले हुए लोहे और निकल का एक कोर बना दिया। उस पिघलते हुए धातु का घूमता केंद्र एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था जो अंतरिक्ष तक गया, एक सोर्स फील्ड के तौर पर। यह हमारे होने वाले घर को सूरज के खतरनाक तत्वों से बचाने वाला था। जल्दी ही इस मैग्नेटिक फील्ड ने जीवन को बढ़ने का मौका दिया। बाद में उन खोज करने वालों के लिए भी मददगार बना जिन्होंने दुनिया के दोनों हिस्सों को जोड़ा। लेकिन इन सब के लिए पृथ्वी को एक अहम साथी की जरूरत थी। 450 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह के बराबर का एक पिंड करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी ने उसके ज्यादातर हिस्से को तो निगल लिया था, अंतरिक्ष तक जा पहुंची। करीब 1 साल के अंदर ही ग्रेविटी ने इस पिघले हुए मलबे को जमा करके एक गोला बना दिया जो पृथ्वी के चक्कर काटने लगा और वो उस वक्त से आज तक वहीं पर है। चांद का बनना पृथ्वी के इतिहास के लिए बेहद अहम था। सच तो ये है कि करीब 400 करोड़ साल पहले चांद के बनने से ही पृथ्वी के मौसम पर भी असर पड़ा। चांद पृथ्वी को स्थिर रखता है। उसके ग्रेविटी का खिंचाव पृथ्वी को इधर उधर हिचकोले खाने से बचाता है। पृथ्वी को खतरनाक मौसम से सुरक्षित रखता है। जिस टक्कर से चांद बना था, उस वजह से पृथ्वी एक ओर मुड़ गई और उससे पृथ्वी को जीने के लिए एक अहम चीज मिली, मौसम। पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए मौसम बेहद अहम है और पृथ्वी का अपनी धुरी पर थोड़ा सा झुका हुआ होना भी पृथ्वी पर जीवन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। चांद की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी की घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन अब 6 घंटे के बजाय 24 घंटे के होने लगे। $440 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। अब सवाल था कि उसे आसमान से नीचे कैसे लाया जाए। जिस किसी दुनिया में जहां जीवन हो, वहां पर थोड़ी बरसात भी जरूरी है। कई लाख साल पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई, तब बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे ग्रह के पास एक चांद था, एक महासागर था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इंसान के इतिहास का मंच बनने के लिए
ऑक्सीजन से भरा वायुमंडल और ऐसे उपजाऊ महादेश चाहिए थे जहां लोग रह सके, विकास कर सके। हमारी नई दुनिया को कौन गढ़ेगा? उनमें से करोड़ों करोड़ हमारी त्वचा पर देख रहे हैं। 380 करोड़ साल पहले हमारे शुरुआती महासागरों की सतह के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली से तत्व, जिनमें से एक बिग बैंग से निकला हाइड्रोजन भी था, और तारों में बने कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी शामिल थे। इन सब ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी, हमारी भी। उनमें से सबसे खूबसूरत था डीएनए। उसके छल्लों के नीचे छिपे थे जीवन के कोड। हमारी दुनिया के बनने के कुछ लाख साल बाद पृथ्वी पर जीवन भी शुरू हो गया। हम किसी दानव के कंधों पर नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीवों के कंधों पर सवार हैं, बैक्टीरिया पर। हम बड़े ही अहंकारी हैं। हमें लगता है कि ये दुनिया हम चलाते हैं, लेकिन हम इस दुनिया में ही काफी देर से आए हैं। जानवरों से काफी पहले यहाँ बैक्टीरिया आ चुके थे, फिर जानवर आए और उन्हें लगा कि हमने उनकी सल्तनत ही मिटा दी। अगर हमने वो सल्तनत खत्म कर दी होती तो हम भी नहीं होते। हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया की पूरी फौज है। असल में हमारे शरीर में इतने बैक्टीरिया हैं जितने की पूरी दुनिया में इंसान। कई करोड़ों साल तक इस दुनिया पर इस तरह के जीवाणुओं का ही राज था। नवजात ब्रह्मांड की तरह शुरुआती जीवन भी छोटे और मामूली थे, लेकिन वो संभावनाओं से भरे थे। उसने कई तरह से नए नए रूप लिए। हम उसके बारे में ही देख रहे हैं। उनमें हम भी एक है, और ये जानने के लिए हमें वक्त की शुरुआत में जाना होगा। हमने ये तो देखा कि आज जो भी ऊर्जा है वो बिग बैंग से निकली थी। हर जीव को जीने के लिए अपने हिस्से की ऊर्जा चाहिए थी। हम उसे जितना साधते उतना ही उसका इस्तेमाल कर पाते और उतना ही जटिल बनते जाते। बिग बैंग से निकली करीब करीब सारी ऊर्जा करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जा सकता है। इस कोशिश में उन्होंने दुनिया के इतिहास का सबसे कीमती कचरा भी पैदा किया, ऑक्सीजन। जल्द ही ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया को नए सिरे से गढ़ा, लेकिन उससे पहले उसे एक और अहम काम करना था। दुनिया के शुरुआती महासागरों में आयरन भरा था। यह तो सभी जानते हैं कि जब लोहे से ऑक्सीजन मिलती है तब क्या होता है। मैं छोटा सा बैक्टीरियम हूँ, मैंने ऑक्सीजन के अणु बनाए हैं, और ये लोहे का एक बड़ा सा गोला। ये लीजिए, लगा दी जंग लगा, लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। कई करोड़ों साल बाद ये विशाल ढेर बाहर आया तो दुनिया के लिए लोहे और स्टील का अहम स्रोत बन गया। लोहे के उसी ढेर की वजह से बाद में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। इस तरह से ब्रुकलिन ब्रिज और इंडस्ट्रियल एज के दूसरे बड़े लैंडमार्क किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से जुड़े हैं। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए आयरन नहीं बचा, तब ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में जुट गए। उन्होंने इतना ऑक्सीजन बनाया कि महासागर भर गए और वो वायुमंडल में जाने लगे। उसके बाद हमारा ग्रह हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों से बिल्कुल अलग बन गया। उसके बाद जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार कुछ बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे जीना सीख लिया था। यानी हम जो सांस लेते हैं उसका इतिहास करीब 250 करोड़ साल पुराना है। करोड़ों साल बाद भी जीव उनके साथ रहे जिनसे उन्हें फायदा हो रहा था। ऑक्सीजन ने कहानी बदल दी थी। उसकी शक्ति को साधकर जीवों ने ऊर्जा का एक नया स्रोत ढूंढ लिया था, और वो स्रोत उसके पहले के किसी भी स्रोत से 20 गुना ज्यादा सक्षम था।
इस नई ऊर्जा के सहारे जीवों ने जो किया वो कहानी हमारे आज तक आती है। अगले 200 करोड़ साल में जीवन और जटिल हो गया था। आसमान नीला हो गया और उसकी वजह से महासागर भी नीले नजर आने लगे। अब ज्यादा बड़े और ठोस महादेश यानी कॉन्टिनेंट्स उभरने लगे। पृथ्वी काफी हद तक वैसे लगने लगी थी जिसे आज हम अपना घर कहते हैं। और साल पहले जब पृथ्वी अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर शून्य से बढ़कर 13% तक पहुंच गया था। आप एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब उथल पुथल होने वाली है। ये है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एक बायोलॉजिकल बिग बैंग। जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तब आकार बढ़ता है और जटिलताएं भी। ऑक्सीजन हमें ऐसा करने देती है। करीब 3 करोड़ साल के इस काल में जानवरों के सबसे ज्यादा और सबसे अहम समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समंदर में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियां हमारी पूर्वज हैं। हालांकि ये देखने में हमारी जैसी नहीं लगती, लेकिन इनमें ऐसे अंग हैं जिनसे हमारे शरीर के अंग बने, जिनमें रीढ़ की हड्डी, दांत और जबड़े वाला मुंह शामिल था। हमें अपनी पूर्वज मछलियों से बहुत कुछ मिला है। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव उन मछलियों के बॉडी प्लान पर बने हैं। पृथ्वी के इतिहास के पहले 400 करोड़ साल में पौधे और जीव समंदर तक ही सीमित थे, लेकिन ये सब बदलने लगा था। ऑक्सीजन के साथ ही ओजोन लेयर बना, जो हमें सूर्य के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। सबसे पहले वो एम्फीबियंस जिनके कई वंशजों में से एक हम भी है। जानवरों के विकास के सिलसिले में मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो है एम्फीबियंस का प्राचीन महासागरों से बाहर आना और जमीन पर आकर सांस लेना। ये तो वैसा ही है जैसे हमारे दादा के दादा के दादा समंदर से बाहर आए हो और इस दुनिया का नजारा किया। उसे देखकर उन्होंने कहा होगा कि अरे मैं तो यहाँ रह सकता हूँ, उन पेड़ों कीड़ों मकोड़ों को देखो, यहाँ खाना भी है, मैं यहाँ रह सकता हूँ। फिर वो दिन भी आया जब इंसानों ने हर जगह पर कब्जा जमा लिया। लेकिन इससे पहले हम ऐसा कर पाते, हमारे पूर्वजों को पानी से आखिरी रिश्ता भी तोड़ना था। आज के मेंढकों की तरह जो जली जैसे अंडे देते थे वो जमीन पर सूख जाते थे, लेकिन कुछ एम्फीबियंस ने इस समस्या का भी हल ढूंढ लिया। वे ऐसे अंडे देने लगे जिसके ऊपर का खोल अंदर की नमी बचाए रखता था। इसके साथ ही हम महासागरों से जमीन पर आ गए और एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने। कोई जीव समंदर से करीब 50 या 100 किलोमीटर दूर हो सकता था, पर उसके बावजूद उसके अंडे में महासागर का अंश मौजूद रहता था। ये बड़ी अहम बात थी। इसके साथ ही महासागरों से उनका संपर्क टूट गया। अब वो धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। तीस करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन पृथ्वी वहां पर एक नया खेल रच रही थी। वहां पौधों की मौत होती तो वहीं पर दफन हो जाते थे। बिग बैंग से जो ऊर्जा पैदा हुई थी वह पौधों के जरिए जमीन के नीचे तक जाने लगी थी और कोयला बनने लगा था।
ये आने वाले करोड़ों साल बाद इंसानों के लिए एक बेशकीमती तोहफा साबित होने वाला था। पच्चीस करोड़ साल पहले एक तबाही आई और ये पृथ्वी के शुरुआती दिनों के बाद किसी ज्वालामुखी का एक बड़ा तांडव था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई और उसके बाद केंद्रीय एक्सप्लोजन के बाद अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ वो थम गया। पृथ्वी पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गई और इतने बड़े पैमाने पर हुई मौतों को कहा गया पामियन एक्सटेंशन। पृथ्वी पर इस तरह के विनाश तो होते ही रहे हैं। पिछले 50 करोड़ साल में कम से कम 5 बार ऐसी तबाही आई है जिससे पृथ्वी पर से सबसे अहम प्रजाति खत्म हो गई। ये भी ताश की गड्डी को फेंकने जैसा ही है, जिससे नई प्रजाति पैदा होती रहती है। उस वक्त भी एक नई प्रजाति पैदा हुई, डायनासोर की। अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर पृथ्वी पर राज करते रहे। उसी दौर में पृथ्वी पर सख्त लकड़ी के पहले जंगल पैदा हुए और 400 करोड़ साल बाद चांद की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन होने लगा। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमा थी, जिसे पेंजिया कहते थे, लेकिन अब वो अलग होने लगी थी। अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका से अलग हो गया, अटलांटिक महासागर सामने आया और इस बनी मानव इतिहास की सबसे मजबूत सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। में शक नहीं कि डायनासोर काल के सबसे बड़े जानवर टीरेक्स और स्टेगोसोरस ही थे, लेकिन बेहद अहम जीव उनके पैरों के आसपास घूम रहे थे। अगर हम अपनी जड़ों को ढूंढने की कोशिश करें तो पाएंगे कि हम रेंगने वाले विशाल भारी भरकम जीवों के रहने वाले श्रू जैसे छोटे स्तनधारी जीव थे। उस वक्त हमारे जैसे स्तनधारी जीव खास अहमियत नहीं रखते थे। हम अपनी जान बचाए रखने के लिए डायनासोर के अंडों की चोरी भी करते थे, तो डायनासोर के सामने हम कुछ भी नहीं थे। 16 करोड़ साल के डायनासोर काल के इतिहास की सबसे बड़ी बात यह थी कि हम उनसे जंग हार चुके थे, स्तनधारी हार चुके थे। हम छोटी बिल्ली जितने बड़े थे। 16 करोड़ साल तक मझोले, बड़े, थोड़े बड़े, विशाल और बहुत बड़े जीव के नाम पर सिर्फ डायनासोर ही मौजूद थे। उनके सामने हमारा कोई वजूद नहीं था, लेकिन तभी बात धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया, पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर ने हमें सबसे कीमती तोहफा दिया था, अपनी मौत का तोहफा। जब वो खत्म हुए तो स्तनधारियों को बढ़ने का मौका मिला। डायनासोर के खत्म होने के कुछ ही साल बाद पहले बानर पैदा हुए। वो सही मायनों में बानर थे। उनके बाद के रूपों में हम भी एक हैं और विकास के क्रम में उन स्तनधारियों को सामने देखने वाली आंखें मिली, जिससे वो गहराई का अंदाजा लगा सकते थे, और लचीले हाथ मिले जिनमें 5 उंगलियां थी। उनकी 5 उंगलियां थी हमारी तरह, किसी चीज को पकड़ सकते थे। और अगर आप उन जीवों को देखें जिनकी उंगलियां हमारी तरह नहीं है, आप पाएंगे कि वो किसी चीज को एक सीमा तक ही पकड़ सकते हैं या उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। डायनासोर ने हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया, अपनी मौत का तोहफा। जब वो खत्म हुए तो स्तनधारियों को बढ़ने का मौका मिला। डायनासोर के खत्म होने के कुछ ही साल बाद पहले बानर पैदा हुए। वो सही मायनों में बानर थे। उनके बाद के रूपों में हम भी एक हैं, और विकास के क्रम में उन स्तनधारियों को सामने देखने वाली आंखें मिली, जिससे वो गहराई का अंदाजा लगा सकते थे, और लचीले हाथ मिले जिनमें 5 उंगलियां थीं। उनकी 5 उंगलियां थीं हमारी तरह,
जिनसे वो किसी चीज को पकड़ सकते थे। और अगर आप उन जीवों को देखें जिनकी उंगलियां हमारी तरह नहीं हैं, तो आप पाएंगे कि वो किसी चीज को एक सीमा तक ही पकड़ सकते हैं या उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। 5 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज उस ग्रह पर विकसित हो रहे थे जो गर्म हो रहा था। वो इतना गर्म था कि ध्रुवों पर भी जंगल थे। उसके बाद महादेश यानी कॉन्टिनेंट्स अलग हुए और अफ्रीका और अमेरिका ने अपना रूप ले लिया। लेकिन नॉर्थ अफ्रीका यानी आज का इजिप्ट एक प्राचीन समंदर के नीचे था। उस समंदर के तल पर खोल वाले छोटे छोटे जीव रहते थे। न्यूमेलाइट्स कैल्शियम और कार्बन से बने उनके खोल समंदर के तल पर कई करोड़ साल तक जमा होते रहे और उनसे बना चूना पत्थर, वो चूना पत्थर जिनसे पिरामिड बनाए गए। अगर आप इन पिरामिडों को ध्यान से देखें तो साफ पता लगता है कि 4000 साल पहले बनी ये इमारतें असल में 5 करोड़ साल पुरानी सी सेल से बनी हैं। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लगी थी जिसे हम आज देख रहे हैं। कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन घाटी बनाने लगी थी। हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी थी। वो इतनी ऊंची थी कि उनसे मौसम का पैटर्न बदलने लगा। उससे पृथ्वी भी ठंडी होने लगी। पैनामा का इस्थमुस अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने लगा था। इसके बाद अटलांटिक और प्रशांत महासागर एक दूसरे के करीब आए तो महासागरों में तूफान आ गया और दुनिया आइस एज की ओर जाने लगी। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तब हमारे बानर पूर्वज गर्म इलाकों में बने रहे। लेकिन एक ऐसा जीव उभरने लगा था जिससे उनके वजूद को 70 लाख साल पहले हमारे बानर पूर्वज पेड़ों पर चैन से रहते थे, लेकिन उनके आसपास के इलाकों पर हमले होने लगे थे। इस नए खिलाड़ी ने भी मानव इतिहास पर उतना ही असर डाला जितने कि पृथ्वी के किसी और जीव ने। आप शायद इस बात पर यकीन ना करें, पर हमारे वजूद के लिए एक चीज बेहद अहम थी और वो चीज थी घास। दुनिया के हर इलाके में एक ही वक्त पर घास के मैदान नजर आए। अफ्रीका के सवाना हो, यूरेशिया के स्टेपीज हो या फिर नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज या फिर अर्जेंटीना के पंपास, घास दुनिया में हर जगह थी। ईस्ट अफ्रीका के घास के मैदानों ने हमारे बानर पूर्वजों के जंगल के घरों में घुसपैठ कर ली थी। जब पेड़ कम बचे और उनके बीच दूरी बढ़ गई तब हमारे पूर्वजों को उसके मुताबिक ढलना पड़ा। बानरों ने देखा कि एक ही पेड़ पर बहुत ज़्यादा बानर रह रहे हैं जबकि वहाँ खाने की कमी है। तब उन्हें खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा और 2 जगहों के बीच थे घास के मैदान। अब वहां तक पहुंचने का एक तरीका तो था बेतहाशा भागो, और दूसरा तरीका ये था कि घास के मैदानों में जो खाने की चीजें हैं उनका ही फायदा उठाओ, वही खाओ। इसके बाद कुछ बानर तो इस वीरान नए घर में आ गए। ये जगह उन बानरों के लिए ज्यादा अच्छी थी जो 2 पैरों पर चलते थे। वो लंबी घास के ऊपर से सिर उठाकर अपने दुश्मनों पर नजर रख सकते थे। 2 पैरों पर चलना एक बहुत ही अहम विकास था, क्योंकि उससे दोनों हाथ खाली रहते थे। हाथों ने भी मानव इतिहास को गढ़ा है। लाख साल पहले प्रोटो ह्यूमंस या होमोनिड जिस दुनिया में घूमते थे वहां की धरती सिलिकॉन से भरी थी। वो करोड़ों साल पहले तारों के केंद्र में बना था
और सिलिकॉन पृथ्वी के केंद्र में दूसरा सबसे बड़ा तत्व था। उसकी एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्रिस्टल बनाता था, जिससे ठोस पत्थर बनता था और उस पत्थर को जब गढ़ा जाता तब वो टूटता नहीं था। होमोनिड्स ने 26 लाख साल पहले ही क्रिप्टोक्रिस्टलिन सिलिकेट को तोड़ना सीख लिया था, जिससे धारदार किनारे बनते थे। जैसे ही मामूली पत्थर पर किनारा बना, हमारे पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का एक हथियार मिल गया। पत्थर के एक मामूली से हथियार की मदद से इंसान अब 1000 ऐसे काम कर सकता था जो वो पहले नहीं कर पाता। छोटी सी टेक्नोलॉजी ने हमारे पूर्वजों को वो हुनर दे दिया था और उसका फायदा हमें भी मिला। सिलिकॉन से पहला टेक्निकल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और हम स्टोन एज में पहुंच गए। लाखों साल बाद हम उसकी मदद से हाथ से इस्तेमाल होने वाले औजारों का प्रयोग करने लगे और सिलिकॉन की एक और रासायनिक खूबी ने उसे फिर से टेक्नोलॉजी के चरम पर पहुंचा दिया था। इंसान बनने की दिशा में हमारा जो अगला कदम था वो हमारी पृथ्वी में छिपा एक गहरा राज। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी के पास ही वो खास शक्ति थी। सौर मंडल के तमाम ग्रहों और चांदों में सिर्फ पृथ्वी पर ही ऐसी खास खूबी है जिससे कि यहाँ पर आग जल सकती है। दूसरे ग्रहों और चांदों पर बिजली और लावा है, लेकिन सिर्फ पृथ्वी पर ही 2 ऐसी चीजें हैं जिनसे आग जल सकती है। एक तो यहाँ पेड़ों से मिलने वाला ढेर सारा ईंधन और दूसरी है वायुमंडल में ऑक्सीजन जो लपटों को भड़काती है। अगर यहाँ आग नहीं जल पाती तो हम आज भी भटकते रहते। होमो सेपियंस ने आग के इर्द गिर्द अपनी दुनिया बनाई थी। हमारे पूर्वजों ने 8 लाख साल पहले ही आग को काबू में रखना सीख लिया था। ये वो हुनर था जो हमें शुरुआत से जोड़ता है। आप ये तो नहीं भूले होंगे कि बिग बैंग से जितनी ऊर्जा निकली थी और उस ऊर्जा में से अपना हिस्सा पाने के लिए किस तरह से मुकाबला शुरू हुआ था। आग पर खाना पकाने का मतलब हमें खाने को पचाने के लिए एक और पेट मिल गया था जो हमें ज़्यादा कैलोरी देता था, ज़्यादा ताकत देता था। इससे ज़्यादा बड़े दिमाग को सहारा मिल रहा था। आग एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी थी। जल्द ही हमने मिट्टी से बर्तन, धातु से हथियार और पानी से भाप की शक्ति का इस्तेमाल सीख लिया। अगर हमारे पास आग नहीं होती तो इंटरनल कमर्शियल इंजन भी नहीं होते, आग नहीं होती तो धातु नहीं होते, आग के बिना रबर नहीं होता। ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसने उनके लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए जो उसका इस्तेमाल करना जानते थे। दो लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लेरिंग्स यानी आवाज की जो नली हमारे पूर्वजों में ऊपर थी, ये नीचे आ गई थी। अब वो ज्यादा जटिल आवाज निकाल सकता था। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। इंसानों ने दुनिया के दूसरे जीवों के मुकाबले ज्यादा अहम फायदा पा लिया था। हम कह सकते थे कि दादी ने कहा हाथी नजर ना आए तो हम जेबरा का शिकार कर सकते हैं। मेरी मौसी कह रही थी कि उनके मौसेरे भाई को नदी के दूसरे किनारे पर पानी का एक सोता दिखाए। इससे सबको फायदा होता था क्योंकि तब कोई भी बता सकता था कि उसे उस खास जगह पर कौन सी नई चीज मिली है। भाषा की वजह से हम एक अकेले कंप्यूटर के बजाय नेटवर्क कंप्यूटर्स बन गए थे। हम जानकारियां बांट सकते थे। अब किसी को किसी के अनुभव के सहारे नहीं रहना था।
अब इंसान किसी और से जानकारी पा सकता था जो उसके पास थी। ये बड़ा फायदा था और कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता था। एक प्रजाति के तौर पर इंसान ज़्यादा समझदार हो गया था। अब पूरी दुनिया खेल का मैदान बन गई थी। अब हम खेलने को तैयार थे। 1,00,000 साल पहले इंसान कहीं जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ थे और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। उस रास्ते पर चल सकते थे जो लाखों सालों में बना था। महादेश यानी कॉन्टिनेंट्स खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। वो करीब 8.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली थी, चांद की सतह से 2 गुनी जगह में। शुरुआती इंसानों के लिए इसका मतलब था कि वो आधी से ज्यादा दुनिया पैदल ही पार कर सकते थे। इंसानों में दूर दूर जाने से बहुत ज्यादा बदलाव आया। हम उन बानरों में से एक है जो एक ही वक्त में एक से ज्यादा महादेशों में रहते थे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बचे हुए थे जिनकी वजह से बानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। ये हमें खत्म होने से बचाता था। दूर दूर बसना एक्सटेंशन इंश्योरेंस था। लेकिन जब दुनिया हमारे लिए रास्ते खोल रही थी तभी ग्रह हमारे लिए एक मुसीबत बन गया था। आइस एज शुरू हो गया। ग्रह अब हमारी पहले से ज़्यादा कड़ी परीक्षा लेने लगा था। करीब 50,000 साल पहले ग्लेशियर नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगे थे। उसी वक्त दुनिया की खोज पर निकला इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले होमो सेपियंस पहली बार यूरोप पहुंच गए। 20,000 साल पहले जब बर्फ अपने चरम पर थी तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीले टुंड्रा तक पहुंच गया था। हालांकि आइस एज कड़ी परीक्षा ले रहा था, फिर भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायनों में इंसान बन सके। इसके सुराग छिपे हैं इन सिंबल्स में। हमने बौद्धिक रूप से भी एक बड़ी छलांग लगाई थी और अब हम इन बात से परे सोचने लगे थे कि हमें जीना है। जब हम इन सिंबल्स वाले विचारों को देखते हैं तो यही कह सकते हैं कि एक जीव इंसान था जो हमारे जैसा ही था। जब हम किसी तस्वीर को देखते हैं किसी गाय की, तब सब यही कहते हैं कि वो गाय की तस्वीर है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तभी यह कह सकते हैं कि हाँ ये इंसान है। उस पल के बाद मानव इतिहास दुनिया के किसी और जीव के मुकाबले ज़्यादा तेज गति से बदला था। जब पृथ्वी का ज़्यादातर पानी बर्फ में कैद हो गया तब महासागरों का स्तर 100 से 125 मीटर नीचे चला गया। इंसानों को फैलने की आखिरी बाधा भी मिट चुकी थी। हम बेरिंग लैंड ब्रिज को पार कर साइबेरिया से नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गए। इसके बाद मानव का वो इतिहास शुरू हुआ जिसे हम जानते हैं। दुनिया का हमारा इतिहास वक्त की शुरुआत में एक बिग बैंग से शुरू हुआ था। फिर हमने करीब 1400 करोड़ साल तक का सफर किया। इंसान इस मंच पर अहम भूमिका निभा रहा था, इसलिए जानना जरूरी है कि उस इतिहास में हमारी भूमिका कितनी छोटी सी है। इस बात को आसानी से समझने के लिए हम 1400 करोड़ वर्ष के इतिहास को 14 साल का इतिहास मान लेते हैं। उस लिहाज से देखें तो हमारी पृथ्वी सिर्फ 5 साल पुरानी है, यानी ब्रह्मांड के इतिहास का करीब 1/3 हिस्सा। बड़े से बड़े जीव करीब 7 महीने पहले पैदा हुए थे। उस पैमाने पर डायनासोर करीब 3 हफ्ते पहले खत्म हुए। इंसान का पूरा इतिहास सिर्फ 3 मिनट का है। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता, औद्योगिक क्रांति वगैरह 6 सेकंड पहले की बात है। इससे तो मुझे यही पता लगता है कि ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में इंसान बस कुछ देर के लिए ही आया है। इंसान कुछ देर के लिए ही सही, पर अपनी चमक दिखाने के लिए करोड़ों साल तक इंतजार किया था।
तारे और ग्रह धीरे धीरे तत्वों को सही क्रम में लगा रहे थे ताकि हम इंसानों का इतिहास लिखा जा सके। 10,000 BC में अफ्रीका से बाहर आने के 1 लाख साल के अंदर ही इंसान साउथ अमेरिका तक पहुंच गया था। वहां इंसान का सामना आइस एज की मुश्किलों से हुआ, लेकिन हमारी मौत नहीं हुई, बल्कि हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज़्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। समुद्र किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदान से लेकर रेगिस्तानों तक, हर जगह इंसान थे। हमारे सबसे करीब पूर्वज चिंपैंजी ट्रॉपिक्स में रहते थे। वो सिर्फ ट्रॉपिक्स में ही रहते थे, लेकिन इंसानों ने पूरी दुनिया को अपना घर बना लिया था। आइस एज ने ऐसे नए रास्ते बनाए जिनसे इंसान दुनिया भर में फैलते चले गए, लेकिन तभी बर्फ पिघलने लगी और महासागरों का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा। इंसान अपनी अपनी जगह पर 2 अलग अलग जगह पर फंस गए और उन इलाकों में जो कुछ भी मिल रहा था उसके सहारे जीने की कोशिश करने लगे। जब ग्लेशियर पिघले तो उनसे झील, नदियाँ, पहाड़ियाँ बनी। उसके बाद वो नक्शा बना जिसे हम जानते हैं। अफ्रीका में तेज बारिश की वजह से लेक विक्टोरिया और लेक अल्बर्ट का पानी बढ़ा, जिससे इजिप्ट में नील नदी बन गई। यूरेशिया में दूसरी नदियाँ बनी। आज के इराक यानी तब के मेसोपोटामिया में टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां बनी। आज के पाकिस्तान में इंडस नदी का जन्म हुआ। चाइना में यांगशी और येलो नदियां बहने लगी। बर्फ की उन चादरों के पिघलने के बाद इन सारी नदियों ने मानव इतिहास को गढ़ने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। इन नदी घाटियों की उपजाऊ जमीन और वहां के पानी ने सभ्यता के पहले बीज भी बो दिए। आइस एज के बाद जब मौसम गर्म हुआ तब पौधे और इंसानों की भारी संख्या में बढ़ोतरी हुई और इंसान एक ही जगह पर बसने लगे। स्थायी बस्तियां बसने लगी, आबादी बढ़ने लगी। जब खाने वालों की संख्या बढ़ी तब हमारे पूर्वज भी समझदार हो गए। अब उन्हें अपने आसपास के इलाकों से ज़्यादा खाना जमा करना पड़ रहा था। अब एक नई खोज ने पृथ्वी और इंसानों के रास्तों को बदल दिया था। हमने बीज लगाना सीख लिया था। वो बीज उसी पौधे के थे जिन्होंने लाखों साल पहले हमें बानर से इंसान बनाया था। इंसान के इतिहास में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला वो पौधा था घास। घास का बीज इतना छोटा होता है उसे खाते नहीं है। अब मैं जंगली भैंस का शिकार करूं या घास खाऊं, जाहिर सी बात है शिकार ही करूंगा। लेकिन कमाल की बात ये भी थी कि घास के बीज दुनिया की सबसे अहम फसल बन गए। उसे उन संग्रह और शिकार करने वाले लोगों ने हजारों साल तक नज़रअंदाज किया। लोगों ने उनका इस्तेमाल तब शुरू किया जब उनके सामने और कोई चारा नहीं था। घास की जिस प्रजाति को हम अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, वो है गन्ना, गेहूं, जौ और राई। भी घास की ही प्रजातियां हैं। हर तरह का अनाज घास की ही एक किस्म है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ हमारी शान बढ़ाने वाले लोन तक ही सीमित नहीं थे, वो एक ऐसा खाना भी था जिसके सहारे पूरी सभ्यता टिकी हुई थी। उससे ही हमें सबसे ज़्यादा कैलोरी मिल रही थी। संग्रह और शिकार करने वाले इंसान को जीने के लिए करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर में भागना पड़ता था। इतनी दूरी में उसे जीने लायक पौधे और गोश्त मिल जाते थे, लेकिन एक किसान सूरज की ऊर्जा से उस इलाके के सिर्फ 10वें हिस्से में ही अपनी जरूरतें पूरी कर लेता था। पिछले आइस एज के बाद जब मौसम गर्म हुआ तब दुनिया के करीब आधा दर्जन जगहों पर खेती की जाने लगी थी। लेकिन भौगोलिक रूप से देखें तो पौधों और पालतू बनाने लायक जानवरों का सबसे बड़ा समूह नजर आया मध्य पूर्व के उपजाऊ इलाकों में। मिडिल ईस्ट में कई किस्म के जीव नजर आने लगे थे और उन जीवों को पालतू बनाया जा सकता था, जीवों को भी और पौधों को भी। बात जब जानवरों की आती है तो नाम आता है सुअर का, भेड़ और बकरियों का।
पौधों के मामले में गेहूं की 2 किस्में, राई, जो मसूर, अंजीर जैसी चीजों की खेती दुनिया के इस छोटे से हिस्से में की जा रही थी। ये एक बड़ा फर्क था। जिन लोगों के पास पौधों और जीवों का सही तालमेल था वो ज्यादा शक्तिशाली बन गए और आधुनिकता की ओर भी बहुत तेजी से बढ़े। एक जानवर जो किसी भी ऐसे इंसानों को अपराजेय बढ़त दे सकता है जो उसे पालतू बना सकते हैं, वह है घोड़ा। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हालांकि पहले अमेरिका में घोड़ों का विकास हुआ था, वे अन्य कई बड़े स्तनधारियों के साथ वहां मर गए। हिमयुग के दौरान उत्तर अमेरिका में घोड़ों की कम से कम 3 प्रजातियां थी, शायद अधिक भी हो। कुछ छोटे जैसे टट्टू, कुछ बड़े जैसे सेलेस्टिस डेल्स, और वे उत्तर अमेरिका में 40 मिलियन वर्षों तक विकसित हुए थे। वो पूरे इतिहास का हिस्सा है और फिर वो खत्म हो गए, मर गए। ये शक्तिशाली संभावित सहयोगी प्राचीन उत्तरी अमेरिका द्वारा उपयोग किए जाने से पहले गायब हो जाते हैं। सौभाग्यपूर्ण उससे पहले बड़ी संख्या में घोड़े बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए पीछे भाग आए थे और केंद्र यूरेशिया के स्टेपीज और महान घास के मैदानों में फैल गए। इस संकीर्ण बचाव से मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। लगभग 4000 बीसी में मध्य एशिया में खानाबदोश लोग इन्हें पहली बार पालतू बनाना सीखते हैं। इन पालतू घोड़ों को पूरे एशिया में इस्तेमाल किया जाएगा, साध्य से लेकर युद्ध तक। शायद किसी दूसरे जानवर का मानव इतिहास में इतना प्रभाव नहीं पड़ा और यह चक्र अगले 5000 वर्षों तक पूरा नहीं होगा, जब तक क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी दूसरी समुद्री यात्रा के दौरान इन घोड़ों को अमेरिका नहीं ले आता। 10,000 साल पहले अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद ये घोड़े अमेरिका में कदम रखने वाले पहले होंगे। 6000 साल पहले जानवरों और पौधों को पालतू बनाना मानव इतिहास के अगले चरण के लिए मंच तैयार करता है। जैसे गुरुत्व से धूल और बादलों द्वारा सितारे बनाने के लिए सामग्री इकट्ठी की गई थी, वैसे ही एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण सुमेरिया में काम पर था। सुमेरिया लोगों को आकर्षित करता, बड़ी आबादी संभालता और शक्तियों और आविष्कारों का केंद्र बनता। उनमें से कुछ सुमेरियन बस्तियों को वास्तव में हमारे पहले शहर कहा जा सकता है। उनमें से एक उरुक। इनमें से कुछ सुमेरियन बस्तियों को वास्तव में हमारे पहले शहर कहा जा सकता है। उनमें से एक उरुक, उसमें लगभग 50,000 लोग रह रहे थे। एक ऐसा जनसंख्या घनत्व जो आधुनिक न्यूयॉर्क शहर का भी प्रतिद्वंदी है। ऊर्जा पैदा करने में मनुष्य इतने कौशल बन गए हैं कि यह भूमि क्षेत्र जो इतना छोटा है, सिर्फ एक शिकारी का पेट भर सकता है, अब हजारों को पोषण कर सकता है। लेकिन आहार में बदलाव से एक नई निर्भरता भी बढ़ जाती है। एक बार जब आप कृषि में आ जाते हैं तो अपनी कैलोरी के 80 से 90% के लिए सिर्फ 1 या 2 फसलों पर ही निर्भर हो जाते हैं। और मध्य पूर्व के लिए ये थे गेहूं और जौ। वे दोनों एक ही समय में उगती है। मनुष्य को एक ही समय में उसके बीजों को इकट्ठा करना होगा, तो हमारे लिए पूरे साल का भोजन एक ही ईट में आ गया। ये ऐसे है जैसे आपको अपनी सैलरी साल में सिर्फ एक ही बार मिलती हो। आपको उसे रिकॉर्ड करना होगा, आपको साल भर की योजना बनानी होगी, क्योंकि यदि आपकी फसल बर्बाद हुई तो अकाल आ जाएगा और आपको अगले 12 महीने तक कुछ भी नहीं मिलेगा। इन प्रथम शहरों में फसल ही राजा है। उन पर नजर रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने पहले लेखन का विकास किया। उनकी रक्षा के लिए पहली सेनाएं और उन्हें प्रशासित करने के लिए राजनीति की शुरुआत हुई। जब आपके पास सैकड़ों या हजारों लोग हैं जो एक साथ रह रहे हैं, बस बहुत सारे लोग, चारों ओर भागदौड़ और विभिन्न मत होते हैं, ऐसी जटिलताओं को संभालने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। इनमें एक प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक क्रम की आवश्यकता होती है। रोपण बीज ने मनुष्य को एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया। बस्तियां शहरों में बदल गई, लेकिन शहरों से सभ्यताएं जन्म ले उस महान कदम को उठाने के लिए हमें एक बहुत आश्चर्यजनक प्राणी की मदद की आवश्यकता होगी। 5000 साल पहले
1 लाख से भी अधिक वर्षों तक पृथ्वी को भटकने के बाद इंसानियत ने बसेरे बनाना शुरू कर दिए। हम नदियों के पास इकट्ठे हुए, जैसे टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, नील नदी, सिंधु नदी, येलो और यांगसी सभ्यताएं शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे पहले उन्हें सभी को व्यापार करना सीखना होगा। जितना अधिक वे वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं और अन्य देशों से सीखते हैं, उतना ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि लंबी दूरी के व्यापार और संचार शहरी सभ्यता के उत्थान के लिए एक आवश्यकता है। और आश्चर्य की बात है कि पहली सभ्यताएं एक प्राणी के कंधों पर थी, जिसकी आधुनिक दुनिया में काफी कम प्रतिष्ठा है। गधा। गधों का कारवां एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग था, जो आज का उच्च गति इंटरनेट है। उनके मार्ग आधुनिक दुनिया के लिए नींव रखेंगे। इन रास्तों पर केवल लकड़ी और कांच जैसी वस्तुएं ही नहीं फैली, बल्कि विचार और कहानियां भी फैली। जिन सभ्यताओं को ये कनेक्ट करेंगे, उन्हीं में से कुछ का बाइबल में वर्णन होगा। कारवां के ये सभी रास्ते पारस की खाड़ी में आते हैं। यहाँ से जहाजों के द्वारा ये सभ्यताएं भारत से भी जुड़ती है। अनिवार्य रूप से इन सभ्यताओं को एक साथ लाया गया, महान सांस्कृतिक और भौतिक विनिमय हुआ और वास्तव में वैश्वीकरण की तरफ एक शुरुआत थी। हमारी दुनिया कैसे काम करती है, ये उसे समझने की एक कुंजी है। पहली सभ्यताओं की तरह हम व्यापार और नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क हब का निर्माण करते हैं और पूरे इतिहास के दौरान उसके केंद्र में होने से एक अर्थ सामने आता है। एक क्षेत्र से गुजरने वाले ये विचारों की मात्रा, माल सामान की मात्रा, इस बात पर सीधा नजर डालती है कि ये कितने शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। 2000 BC तक मनुष्य कमजोर झोपड़ियों से निकलकर बड़े स्मारकों तक आ पहुंचे हैं। अफ्रीका में नील नदी के तट पर महान पिरामिड उठ खड़े हुए। प्राचीन ब्रिटेन में स्टोन एज के पहले चरणों में वृद्धि हुई और वापस सुमेरिया में मंदिरों के झुंड, जिगुरेट्स कहते हैं, आकाश की तरफ अधिक ऊंचे चढ़ते गए। इन विशाल ढांचों को एक साथ सीमेंट करने के लिए सुमेरिया के बिल्डर एक ऐसे पदार्थ की ओर मुड़े जो यूफ्रेटिस नदी के किनारे निकलता है, जिसे वर्तमान में कोलतार कहते हैं, और इससे सड़कें बनती है। यह मानव जाति द्वारा उपयोग होने वाला सबसे पहला पेट्रोलियम उत्पाद है। जहां बिट्टुमान कोलतार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उसी के साथ निकलने वाला हल्का पतला पदार्थ पूर्वजों द्वारा घातक माना जाता है, क्योंकि यह इतनी आसानी से आग पकड़ता था। पूर्वज इसे नेफ्ता कहते थे, हम इसे पेट्रोल कहते हैं, और यह इन विशाल तेल के मैदानों का पहला संकेत है, जो मानव सभ्यता के भविष्य में केंद्र बना, धन दौलत का और युद्ध का भी। इन प्रथम सभ्यताओं की विरासत आश्चर्यजनक तरीके से देखी जा सकती है। सुमेरिया के गिनने का तरीका 10 की बजाय 12 पर आधारित था। यही वजह है कि हम अपने दिन 12-12 घंटों के 2 ब्लॉकों में बांटते हैं और घंटों को 60 मिनट और मिनटों को 60 सेकंड। शायद सुमेरिया में ही पहिए का आविष्कार हुआ था, जिससे मनुष्य को एक नया मोड़ देने वाला आविष्कार का जन्म हुआ। यह आविष्कार था रथ। सुमेरिया द्वारा पहिए का आविष्कार और उससे पहले घोड़े का पालना, इन दोनों के मिलान से ऐसी सैन्य शक्ति का हथियार बना जो अजेय था। लगभग 12000 BC में सभ्यताओं के एक रथ संचालित संघर्ष ने तांबे और टीन के व्यापार मार्गों को काट दिया। वे धातु जिनसे कांच के औजार और हथियार बनते थे, लेकिन सौभाग्य से सितारों में हमें एक विकल्प बनाकर दिया, लोहा। लोहार इस महत्वपूर्ण धातु की खोज करते हैं और उच्च तापमान पर गर्म करके वे इस प्राचीनतम धातु में छुपी हुई शक्ति को उभार देते हैं, जो तांबे की तुलना में आसानी से धारदार होता है और 700 गुना अधिक उपलब्ध भी है। उसने पूरा खेल ही बदल दिया। मानवता लौह सभ्यता में प्रवेश कर चुकी है। जैसे ही हम पहली सहस्त्राब्दी BC तक पहुंचते हैं, इतिहास हमें एक रोमांचक सफर पर ले आया है। बड़े धमाके के प्रारंभिक विस्फोट से पृथ्वी और उसके पहले प्राणियों के बनने और मनुष्य के उदय के साथ हमने हिमयुग देखा, जिसने मानव जाति को फैलने के लिए बर्फ का पुल बनाया और हम विभिन्न महाद्वीपों में फंसा दिया। हमारे पास जो कुछ भी है, उसी के सहारे हमें जिंदा रखने के लिए।
तो 1000 BC तक दुनिया बटी हुई रहती है। व्यापार का नेटवर्क जो यूरेशिया और उत्तर अफ्रीका को जोड़ता है अभी तक ग्रह के सबसे शुष्क रेगिस्तान में प्रवेश नहीं कर पाया है। यह विशाल समुद्रों को पार कर दूसरी दुनिया को भूगोल द्वारा कटे हुए सहारा रेगिस्तान के नीचे का अफ्रीका और अमेरिका जैसी जगहों पर जहां पालतू बनाने के लिए जानवरों और पौधों की कमी है, वे जीवन जीने के प्राचीन तरीकों से ही बंधे रहते हैं। छह सौ बीसी घुड़सवार आ चुके हैं। मानव पहली बार घोड़ों की पीठ पर बैठकर युद्ध करते हैं। हमने देखा कि घोड़ों की सवारी से मनुष्य को बड़ा फायदा हुआ। अब हमने उसे लोहे के हथियारों से जोड़कर लगभग अजेय बना दिया है। तकनीक में ये प्रगति ये सिर्फ एक मुकाबला करने की क्षमता संभव नहीं बनाते हैं, ये साम्राज्य बनाते हैं। 500 BC पर्शियन एम्पायर 2.1 मिलियन स्क्वायर माइल। 223 BC अलेक्जेंडर एम्पायर 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स में। 50 BC हान चाइनीज एम्पायर 2.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स में। 117 AD रोमन एम्पायर 1.9 मिलियन स्क्वायर माइल्स में। और अगले कई सदियों की यही कहानी है। नई तकनीक और बेहतर रसद के साथ साम्राज्यों का प्रसार हुआ। एक केंद्रीय नियंत्रण के नीचे विशाल क्षेत्रों को जोड़ते हुए जैसे जैसे साम्राज्य बढ़े, वैसे ही एक प्रकार का विश्वास भी, वह है एक ईश्वर का विचार। समय के साथ विकसित एक भगवान का यह विचार, यह तो होना ही था। यहूदी धर्म उभरता है, उससे अंततः ईसाई धर्म बना और इस्लाम भी। बौद्ध धर्म और हिंदुत्व भी बढ़ने लगे। आज के प्रमुख 5 धर्म सभी इसी वक्त की देन है। हालांकि साम्राज्यों का प्रसार हुआ, कुछ महान शक्तियां अलग थलग रहती थी। 5 लाख साल पहले हुई हिमालय के उदय ने चीन को बाकी दुनिया के साथ व्यापार करने से रोक रखा था, लेकिन अब यह बदलने वाला है। करीब 1000 BC तक चीनी सम्राट कुछ समर्थन ढूंढने पश्चिम में अपना एक दूत भेजता है। जिस रास्ते बह जाएगा वह सिल्क रोड बनेगा, एक ऐसा व्यापार नेटवर्क जो चीन को मध्य एशिया से रोमन में जोड़ता है। चीन दुनिया में शामिल हो चुका है। जहां तक हम जानते हैं, कोई चीनी व्यापारी कभी रोमन से नहीं मिले, कोई रोमन कभी किसी चीनी व्यापारी से नहीं मिले, कम से कम सिल्क रोड की इस पहली अवधि के दौरान। लेकिन फिर यह विशाल व्यापार फैलना शुरू हो गया। लगभग 100 BC और लगभग 200 AD के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के वे 3 दशक, जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन यह नया नेटवर्क छुपे खतरे भी लाए। वर्तमान युग की शुरुआत तक महान साम्राज्यों में वृद्धि हो चुकी है और यह विशाल व्यापारिक नेटवर्क यूरोप और एशिया के अधिकांश हिस्सों को जोड़ता है। लेकिन यह व्यापार मार्ग एक अदृश्य खतरा भी लेकर चलता है, बीमारियां। बड़े पैमाने पर महामारी जिसने दोनों साम्राज्यों को पतन पर ला दिया, रोमन साम्राज्य और चीन के हुन राजवंश। इन नेटवर्कों ने धर्म का प्रसार भी करवाया। 312 AD में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ईसाई बन गया, जिससे ईसाई धर्म यूरोप का प्रमुख धर्म बन गया और पश्चिम में भी। तीन सदी बाद इस्लाम भी उभर कर आया, एक धर्म जो एक समय में इतना बड़ा होगा कि रोमन साम्राज्य से भी 2.5 गुना बड़े क्षेत्र को एकजुट करेगा। अरब व्यापार अगले 1000 वर्षों तक आविष्कार लाएगा और उन स्थानों का भी विस्तार करेगा जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। अरब लोग एफ्रो यूरेशिया के बीचों बीच बैठे हैं। अरब व्यापार ही चीन से व्यापार कर रहे हैं। अरब व्यापार ही लाबी यात्राएं करके अटलांटिक महासागर तक आ रहे हैं, तो वे हब के बीच में हैं। और इस अरब व्यापार का रहस्य है ऊंट, एक प्राचीन प्राणी जिसका पूर्वज घोड़े की तरह बेरिंग पुल के पार उत्तरी अमेरिका से बाहर भाग निकला था। 6 ऊंटों का एक कारवां 2 टन तक बोझ लेकर चल सकता है और हर रोज 60 मील चल सकता है। गधे के कारवां से 2 गुना ज्यादा बोझ
और उससे आधे वक्त में। ऊंट का कारवां दुर्जे सहारा रेगिस्तान के पार भी विश्वसनीय मार्गों को खोल देता है, जिससे पश्चिम अफ्रीका में पहले राज्यों का गठन हुआ। अरबी व्यापार फैला, सहारा से रोम तक नमक जाने लगा, पूर्वी एशिया से भारत चावल आने लगा, कागज बनाने का रहस्य चीन से यूरोप आ गया और दुनिया भर में अनगिनत अन्य आविष्कार और विचार भी फैले। नींबू के लिए लेमन शब्द कहाँ से आता है? कॉफी शब्द कहाँ से आता है? वे सब अरबी है, क्योंकि अरबी लोग बड़ी संख्या में खाद्य फसल लेकर आने लगे। संतरे, खट्टे फल वे दक्षिण चीन से आते हैं, फिर वे तब तक पश्चिम में नहीं आए तब तक अरब उन्हें अपने साथ नहीं लाए। इस्लामिक उत्तर अफ्रीका में इटली का एक व्यापारी लियोनार्डो फिबोनाची अरबी व्यापारियों के तरीके से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाता है। उसने एक सरल लेकिन शक्तिशाली गणित को समझा जो भारत में बना था, लेकिन अरब दुनिया में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। उनका ज्ञान यूरोप में फैल जाएगा और दुनिया भर में भी। लेकिन अरब व्यापारी एक और विचार का भी प्रसार करेंगे, कुछ और अधिक शक्तिशाली, कुछ और अधिक प्रभावशाली। वह कार्बन और सल्फर को सॉल्टपीटर के साथ जोड़ते हैं, जिसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तारों में बने वे तत्व आज करीब आ रहे हैं बारूद बनाने के लिए। बारूद के लिए यह नुस्खा अंततः सिल्क रोड से होता हुआ पश्चिम पहुंचता है, इस्लामिक दुनिया के लिए, जहां मुस्लिम योद्धा इसे जिहादियों पर तोप के गोलों की तरह इस्तेमाल करेंगे। गोरों ने इस विचार को अपनाया और उससे बारूद के हथियार बनाए। सन 1492 में दुनिया की आबादी लगभग 40 करोड़ है, लेकिन यह अभी भी दो में विभाजित है। अमेरिका में एज़टेक्स, माया और इंका की सभ्यताएं हैं। सभी ने उत्थान किया था, जबकि आधी दुनिया पर रोम के पतन के बाद यूरोप ने किसी अंडे की तरह अलग अलग राज्यों में टूटना शुरू कर दिया। इटली में पैदा हुए क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए इसका मतलब था कि वह यूरोपीय शासकों से धन के लिए अपील कर सकता है, जब तक वह स्पेन के राजा और रानी को मना नहीं लेता। पृथ्वी को पूरा इतिहास लगा कोलंबस की यात्रा को संभव बनाने में। हवा से ऊर्जा पाने के लिए उसने त्रिकोणीय पाल का उपयोग किया, एक तकनीक जो उसने अरबों से कॉपी की। उसे गाइड करने के लिए कंपास, जो के आविष्कार है, और सुई का मार्गदर्शन करने के लिए ग्रह के केंद्र में बना एक चुंबकीय क्षेत्र। हालांकि कोलंबस भारत जाने के लिए एक नया तरीका तलाश रहा था, पर उसने जो किया उससे दुनिया के दो हिस्से हमेशा के लिए जुड़ गए। यह यात्रा केवल अमेरिकी इतिहास में महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि आप देखेंगे यह सभी मानव इतिहास के लिए महत्वपूर्ण घटनाएं। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हिमयुग के अंत में मानवता दो टुकड़ों में बस गई थी 15,000 सालों के लिए। अब वह बदलने वाला है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा को अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में सिखाया जाता है। वास्तव में यह पूरे मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। उस यात्रा से पहले विश्व के महान क्षेत्र मोटे तौर पर अलगाव में थे। अटलांटिक को पार करके कोलंबस उत्तर और दक्षिण अमेरिका के इन दो विशाल महाद्वीपों को वहां उपलब्ध संसाधनों को खोल देता है। और पहली बार यूरेशिया में रहने वाले लोग दुनिया के इस दूसरे हिस्से के बारे में जागरूक हो जाते हैं। कोलंबस की यात्रा से पहले जैसे ये लोग अलग अलग ग्रहों पर रह रहे थे, क्योंकि वे अलग थे। एक व्यापार नेटवर्क जो पहली सभ्यताओं के साथ शुरू हुआ
उसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ा। अब वह अटलांटिक के पार पहुंच रहा है। इस विशाल नए वैश्विक नेटवर्क में एक केंद्र बनाए जाएंगे और एक बार फिर सत्ता में बदलाव होगा। पिछले 2000 वर्षों में अधिकांशों के लिए यूरोप महत्वपूर्ण नहीं रहा। फिर हमें कोलंबस का युग मिलता है और आप जो जानते हैं यह वही समय है जहां हम पश्चिम के उदय को देखते हैं। यह वही समय है जब पश्चिम की शुरुआत हो चुकी है। यह एकदम दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज नेटवर्क बन जाता है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। अब खाद्य पदार्थ जो महाद्वीपों में पृथक पृथक हुए थे दुनिया भर में घूमने लगे। अमेरिका से मक्का, मिस्र और चीन में पहुंची। दक्षिण अमेरिका से आने वाले आलू आयरलैंड और रूस की मिट्टी के लिए पूरी तरह उपयुक्त साबित हुए। हमारे उपजाऊ क्रेसेंट के अनाज जैसे गेहूं अमेरिकियों का भोजन बनने लगे। नए खाद्य अर्थात अधिक कैलोरी, अधिक ऊर्जा। कोलंबस की यात्रा के 3 शताब्दियों के भीतर दुनिया की आबादी 2 गुने से अधिक हो गई, 90 करोड़। लेकिन 2 गोलार्धों के असमान शक्ति वाले ये लोग अब एक घातक चरमोत्कर्ष पर तक पहुंच जाते हैं। यूरोपीय विजय प्राप्त करता उपजाऊ क्रेसेंट में कृषि और पशुओं के उत्तराधिकारी अपने घोड़ों पर बैठे बंदूक लेकर आ रहे थे और संक्रामक रोग भी, और नतीजा हत्या। कोलंबस की पहली यात्रा के बाद के वर्षों में अमेरिकियों में देशी आबादी का 95% हिस्सा यूरोपीय बंदूकों और रोगाणुओं से मर जाएगा। एक बार ये गोलार्ध जुड़ गए, कुछ भी पहले जैसा नहीं रह सकता। चीनी की अविश्वसनीय कहानी कोई ले लो। रासायनिक तौर पर यह हमारे दिमाग के लिए ईंधन का एकमात्र स्रोत है। यह पदार्थ जिसे हम लालसा करने के लिए प्रोग्राम किए गए। कच्ची चीनी ज्यादातर गन्ने से होती है। एक बार फिर घास मानव की जाति में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगी। गन्ने 6000 साल पहले एशिया में उगाए गए तथा क्रूसेड द्वारा चीन में इसकी खोज की गई और इसे घर ले आए। यूरोप को गन्ना पसंद आया, लेकिन यूरोप में गन्ना उगाने के लिए जगह ही नहीं थी। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस आया और नई दुनिया की खोज हुई। और कॉन्क्विस्टेडर्स, हाँ, वे शुरू में सोने और चांदी में इंटरेस्टेड थे, लेकिन वे सिर्फ अमीर बनना चाहते थे। वो परवाह नहीं करते थे कि वे कैसे अमीर होने वाले हैं। और एक बार सोने और चांदी को लूट लिया गया, अगला चरण था चीनी के पौधे उगाना। कोई स्पेनिश खुद गन्ने के खेतों में काम करना नहीं चाहता, तो वे मजदूरों के लिए देखने गए। और अटलांटिक के दूसरी ओर वहाँ एक जगह है जहाँ वे गुलाम खरीद सकते हैं। और अगर हम गुलामी के इतिहास को देखते हैं, अफ्रीका में गुलामों का पहला गंतव्य है गन्ने के खेत। चीनी का इतिहास को आकार देता है मध्य पूर्व के माध्यम, क्रूसेड के माध्यम से, मीजो अमेरिका के विजय के माध्यम से, और यहाँ तक कि अफ्रीका में गुलामों का इतिहास भी गन्ने से जुड़ा है।